हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट आर स्ट्रिंग्स? स्ट्रिंग्स क्या हैं? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। कैरेक्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे हम डबल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं उसे स्ट्रिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए CS पंजाब 2020, इसमें हमने कुछ कैरेक्टर्स को डबल कोटेशन मार्क्स में रखा है। कैरेक्टर्स में सभी अल्फ़ाबेट, स्पेशल सिंबल्स या डिजिट्स, कुछ भी जो हम कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं वह सभी कैरेक्टर्स कहलाते हैं, जिनको हम एक स्ट्रिंग बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन जिसे डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है उसे स्ट्रिंग कहा जाता है। जैसे प्रिंटफ में हम डबल कोटेशन मार्क्स में कोई मैसेज शो करवाते हैं, वह मैसेज भी एक स्ट्रिंग बन जाता है। टर्बो सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग वेरिएबल्स के लिए कोई भी विशेष डाटा टाइप मौजूद नहीं है। जैसे इंटीजर वैल्यूज़ के लिए इंट है, फ्लोट वैल्यूज़ के लिए फ्लोट है, कैरेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए, सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कराने के लिए कैर डाटा टाइप का प्रयोग किया जाता है। बट स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कराने के लिए सी में कोई भी डाटा टाइप अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स को स्टोर करवाने के लिए कैरेक्टर एरेज का प्रयोग किया जाता है। कैरेक्टर एरे की हेल्प से हम किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं, उस पर कोई काम करवा सकते हैं। कोई भी स्ट्रिंग सी भाषा में नल वैल्यू से टर्मिनेट किया जाता है, अर्थात किसी भी स्ट्रिंग का एंड करने के लिए सी लैंग्वेज में नल कैरेक्टर, जिसे हम /0 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है ताकि कंपाइलर को या प्रोसेसर को पता चल जाए कि हमारा स्ट्रिंग कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। क्योंकि एरे का साइज बड़ा हो सकता है और उसमें स्ट्रिंग वैल्यू छोटी हो सकती है। तो एरे में स्ट्रिंग कहाँ तक स्टोर है हमारा, उसके लिए /0 नल कैरेक्टर या एम्प्टी कैरेक्टर भी कहा जाता है। ऐसे इसका प्रयोग करते हुए हम बता सकते हैं कि हमारा स्ट्रिंग कहाँ पर ख़त्म हो गया। आइए अब देखते हैं कैसे स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं कैरेक्टर एरे को यूज़ करते हुए। क्योंकि अगर किसी भी स्ट्रिंग को मेमोरी में स्टोर करवाना है, उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करनी है, तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग्स को भी वेरिएबल्स की फॉर्म में मेमोरी में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए। टू डिक्लेयर स्ट्रिंग वेरिएबल्स वी हैव टू डिक्लेयर कैरेक्टर एरे। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन की है, स्ट्रिंग को स्टोर करवाने के लिए हम कैरेक्टर एरे का प्रयोग सी के प्रोग्राम्स में कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी डिस्कस किया है हमने, सी के किसी प्रोग्राम में अगर हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ को स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करेंगे। तो कैसे डिक्लेयर करते हैं, यह उसका सिंटैक्स है। सबसे पहले डाटा टाइप कैर लिखी जाएगी, फिर स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम जिसमें हमने स्ट्रिंग स्टोर कराना है, और फिर एरे की निशानी, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था एरेज में, कि किसी भी एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। जितनी लेंथ का स्ट्रिंग हम क्रिएट करना चाहते हैं, जितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स हम इस स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं, वह लेंथ के रूप में यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है।
बट इनकी डाटा टाइप स्ट्रिंग स्टोर कराने के लिए हमेशा इस एरे की डाटा टाइप करैक्टर ही रहेगी। यहाँ पर हम इंट फ्लोट का प्रयोग नहीं कर सकते। आइए अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। कैर नेम 10, तो इसका मतलब हम नेम नाम का एक एरे क्रिएट कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स को स्टोर करवाया जा सकता है। जब यह डिक्लेरेशन सी के प्रोग्राम में लिखी जाएगी तो इसको एग्जीक्यूट करने पर इस तरह से मेमोरी एलोकेट होगी। 10 लेंथ का एक एरे क्रिएट हुआ जिसमें सभी कैरेक्टर्स स्टोर होंगे और उसका नाम हमने क्या रखा है एरे का? नेम। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा है, इंटीजर फ्लोट किसी भी एरे को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसकी लोकेशंस को अलग अलग मेंशन करने के लिए, उन लोकेशंस में स्टोर्ड वैल्यू को यूज़ करने के लिए हम एक सीरियल नंबर यूज़ करते हैं जिसे हम इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि हमेशा 0 से शुरू होता है। तो उसी प्रकार स्ट्रिंग वेरिएबल्स के लिए भी यहाँ पर जो एरे क्रिएट किया गया है कैरेक्टर टाइप का, उन्हें भी इंडेक्स वैल्यूज़ इस प्रकार से दी जाएंगी। आइए अब देखते हैं सिंपल वेरिएबल्स की तरह या सिंपल एरेज की तरह स्ट्रिंग वेरिएबल्स को कैसे इनिशियलाइज करवाया जा सकता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब हम स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे उसी समय हम चाहते हैं कि उस वेरिएबल में कोई इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू स्टोर हो जाए, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स कैन बी इनिशियलाइज्ड इन मैनी वेज। किसी भी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवाते हुए हम उसे दो तरह से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। पहला मेथड है स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू देना, दूसरा मेथड है कैरेक्टर फॉर्मेट में वैल्यू देना। जैसे कि इस पहली एग्जांपल में हमने स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवाने के लिए स्ट्रिंग फॉर्मेट का प्रयोग किया है, जिसके लिए हमने डबल कोटेशन मार्क्स में उस वैल्यू को मेंशन किया है जो हम इस स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं। जबकि दूसरे मेथड में हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वैल्यूज को यूज करते हुए इस स्ट्रिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया है। इन दोनों ही एग्जांपल्स में सेम वैल्यू कैरेक्टर एरे में स्टोर करवाई गई है। यहां पर हमने str नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल कैरेक्टर एरे की हेल्प से इनिशियलाइज करवाया है, जिसमें हमने विकास वैल्यू को स्टोर करवाया है। पहली एग्जांपल में हमने डबल कोटेशन मार्क्स में एक स्ट्रिंग को लिखते हुए उसे नल कैरेक्टर से टर्मिनेट करते हुए इस एरे को या इस स्ट्रिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया है। जबकि दूसरी एग्जांपल में हमने एरे के कॉमन इनिशियलाइजेशन मेथड से इस कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया है। इस मेथड में हमने कर्ली ब्रेसेस का प्रयोग करते हुए कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा को कोमा से सेपरेट करते हुए इनिशियलाइज करवाया है। जब भी हम किसी कैरेक्टर को मेंशन करते हैं तो हमेशा सिंगल कोट्स का प्रयोग करते हैं। इन दोनों में से कोई भी मेथड अगर हम स्ट्रिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने के लिए प्रयोग करते हैं तो मेमोरी में इस तरह से स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया जाएगा। तो यहां पर हमने str नाम का एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया। इस स्ट्रिंग की पहली वैल्यू पहली लोकेशन पर स्टोर होगी, दूसरी वैल्यू दूसरी लोकेशन पर, तीसरी वैल्यू तीसरी लोकेशन पर, एंड सो ऑन। और जहां पर यह स्ट्रिंग पूरा हो जाएगा उसके एंड में नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। हालांकि हमने इस एग्जांपल में नल वैल्यू का प्रयोग नहीं किया, तो कंपाइलर ने प्रोग्राम को कंपाइल करते हुए अपने आप उस नल वैल्यू को इस स्ट्रिंग के एंड में ऐड कर देना है। अगर हमने नल वैल्यू मेंशन की है तो कंपाइलर अपने आप
इस स्ट्रिंग के एंड में नल वैल्यू अटैच नहीं करेगा क्योंकि हमने खुद मेंशन कर दी। परंतु अगर हमने नल वैल्यू को मेंशन नहीं किया जैसे इस एग्जांपल में, तो कंपाइलर ने अपने आप इस स्ट्रिंग के एंड में इसी तरह से नल वैल्यू को अटैच कर देना है। इस नल वैल्यू से ही कंप्यूटर को पता चलेगा कि यहां पर हमारा स्ट्रिंग पूरा हो चुका है। इसीलिए हमने स्ट्रिंग की इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट किया था कि स्ट्रिंग्स को नल वैल्यू से टर्मिनेट किया जाता है, अर्थात जब मेमोरी में स्ट्रिंग को स्टोर किया जाएगा, कहां पर हमारा स्ट्रिंग खत्म हो रहा है उसे मेंशन करने के लिए एरे में स्ट्रिंग खत्म होने के बाद नल वैल्यू स्टोर की जाती है। इन दोनों केसेस में हमने स्ट्रिंग की लेंथ को या कैरेक्टर एरे की लेंथ को मेंशन नहीं किया, तो उस केस में जितने कैरेक्टर्स हमने यहां पर स्टोर करवाए हैं उतनी लेंथ अपने आप इन स्ट्रिंग वेरिएबल्स की बन जाएगी। आइए अब हम एक और मेथड देखते हैं जिसमें एरे की लेंथ को मेंशन करते हुए हम स्ट्रिंग वैल्यूज को, यहां पर भी हमने str नाम से दो एरे क्रिएट किए हैं, दोनों की लेंथ 10 है। दोनों ही एरेज को हमने विकास वैल्यू से इनिशियलाइज करवाया है। पहले मेथड में हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू स्टोर कराते हुए इस स्ट्रिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज कराया है, जबकि दूसरे मेथड में हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कराते हुए कैरेक्टर फॉर्मेट में कर्ली ब्रेसेस में लिखते हुए इस स्ट्रिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया है। अब यहां पर एरे की लेंथ 10 है बट वैल्यूज लेंथ से कम है, तो इस केस में मेमोरी में इस तरह से स्ट्रिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया जाएगा। str वेरिएबल को 10 कैरेक्टर जितनी मेमोरी एलोकेट की गई, जिसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वैल्यूज को इस प्रकार से अलग अलग मेमोरी लोकेशंस में स्टोर करवाया गया है, और जहां पर स्ट्रिंग वैल्यू खत्म हो जाती है वहां पर अपने आप कंपाइलर की ओर से नल वैल्यू को अटैच किया जाता है, या अगर हमने मेंशन की है तब भी ऐसे ही यहां पर नल वैल्यू अटैच होगी। तो यहां पर एरे की लेंथ बड़ी है, वैल्यू छोटी है, तो इस नल वैल्यू से ही कंप्यूटर को पता चलेगा कि हमारा स्ट्रिंग यहां पर पूरा हो चुका है और एरे में इससे आगे कोई और वैल्यू स्टोर नहीं है। आइए अब देखते हैं स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट के फंक्शंस को कैसे प्रयोग किया जाता है। अगर हम रन टाइम पे किसी स्ट्रिंग वैल्यू को शो करवाना चाहते हैं या यूजर से कोई स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं तो वह कैसे करेंगे। स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट के लिए सी भाषा में काफी फंक्शन पहले से ही परिभाषित हैं। आइए सबसे पहले स्ट्रिंग इनपुट फंक्शंस के बारे में देखते हैं। scanf फंक्शन, यह एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन है जिसमें हम स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग करते हुए स्ट्रिंग को इनपुट करवा सकते हैं। दूसरा फंक्शन है गेट्स, जिसे हम अनफॉर्मेटेड स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन कहते हैं। और तीसरा है गेट कैर फंक्शन, यह भी अनफॉर्मेटेड कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है। इन फंक्शंस के बारे में हम इसी वीडियो लेक्चर की आने वाली स्लाइड्स पर डिस्कस करेंगे। आइए अब कुछ स्ट्रिंग आउटपुट फंक्शंस देखते हैं कौन कौन से हैं जो हम प्रयोग कर सकते हैं सी प्रोग्राम्स में। सबसे पहला है printf, यह एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आउटपुट फंक्शन है। दूसरा है puts, यह अनफॉर्मेटेड स्ट्रिंग आउटपुट फंक्शन है। थर्ड वन इज putchar फंक्शन, यह भी एक अनफॉर्मेटेड कैरेक्टर आउटपुट फंक्शन है। getchar और putchar में हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फॉर्मेट में डाटा को इनपुट या आउटपुट करवाएंगे, जबकि scanf और gets फंक्शन में हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही डाटा को इनपुट करवाएंगे, जबकि printf एंड puts फंक्शन में भी हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही डाटा को आउटपुट करवाएंगे। आइए अब देखते हैं इन फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिंग इनपुट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन scanf फंक्शन है, जिसकी सहायता से हम किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को फॉर्मेट करते हुए इनपुट करवा सकते हैं।
यूजर से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका सिंटैक्स इस प्रकार है: scanf %s, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में इंटीजर टाइप के एरे के साथ इनपुट कराते हुए एक फॉर लूप का प्रयोग किया था, परंतु कैरेक्टर एरे को इनपुट करवाने के लिए हमें किसी फॉर लूप की जरूरत नहीं होती। स्ट्रिंग वेरिएबल या कैरेक्टर एरे अपने आप में एक सिंगल वेरिएबल की तरह काम करता है। इनके लिए किसी लूप को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा को इनपुट कराना है, गेटचार फंक्शन या पुटचार फंक्शंस की सहायता से स्ट्रिंग्स पर इनपुट या आउटपुट का काम करवाना है, तब हम लूप्स का प्रयोग करते हुए कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्ट्रिंग को इनपुट या आउटपुट करवाएंगे। परंतु स्कैनफ या गेटसेफ फंक्शन का प्रयोग करते हुए हमें स्ट्रिंग को इनपुट करवाने के लिए किसी लूप की जरूरत नहीं पड़ती। तो यह कैरेक्टर एरे की एक खास विशेषता है कि जब भी हमने किसी कैरेक्टर एरे को इनपुट या आउटपुट करवाना है, तब वहां पर उस कैरेक्टर एरे को एक सिंपल वेरिएबल की तरह क्रिएट किया जाता है। और यहाँ पर एक विशेष बात जो ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हमें एड्रेस वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एरे का नाम ही अपने आप में मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपने विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप कैरेक्टर एरे की हेल्प से किसी स्ट्रिंग को स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से इनपुट करवाते हैं, तब यहाँ पर आपने एड्रेस ऑपरेटर का प्रयोग नहीं करना। स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए यहाँ पर हम जो फॉर्मेट कोड यूज करते हैं वह है %s। जैसे इंटीजर के लिए %d था, कैरेक्टर के लिए %c है, उसी तरह से स्ट्रिंग वेरिएबल को इनपुट करवाने के लिए हम %s फॉर्मेट कोड का प्रयोग करते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने str नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसमें 10 कैरेक्टर तक किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करवाया जा सकता है। अब स्कैनफ फंक्शन की सहायता से हम इस str वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट करवाएंगे। तो किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए हम फॉर्मेट कोड %s का प्रयोग करते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम, और फिर से यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर की निशानी नहीं डालनी। एड्रेस ऑपरेटर मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि किसी भी एरे का नाम अपने आप में ही मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि str यहाँ पे एक एरे है, इसलिए यहाँ पे हमें एड्रेस ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह से हम यहाँ पर यूजर से कोई स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं। और यहाँ पर हमने किसी फॉर लूप का प्रयोग भी नहीं किया, क्योंकि जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं या जो कैरेक्टर एरे होते हैं एक सिंपल वेरिएबल की तरह ही क्रिएट किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें स्कैनफ के लिए कोई लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ना ही यहाँ पे आपने कोई इंडेक्स या एरे की नोटेशन देनी है। सिंपल इस वेरिएबल का नाम जो आपने स्ट्रिंग वेरिएबल को नाम दिया है, सिर्फ उसका नाम प्रयोग करते हुए आप स्ट्रिंग को इनपुट करवा सकते हो। बट व्हाइट स्पेस इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग स्ट्रिंग इनपुट। यहाँ पे विशेष बात एक और जो ध्यान में रखने वाली है कि अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग इनपुट में कोई ऐसा स्ट्रिंग इनपुट करवा रहे हैं जिसमें खाली जगह छोड़ी गई है, तो उसने पूरे स्ट्रिंग को इनपुट नहीं करवाना, उसने फर्स्ट व्हाइट स्पेस तक के स्ट्रिंग वैल्यू को ही इनपुट करवाना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर स्कैनफ को न्यू दिल्ली एज ए स्ट्रिंग इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो इट विल स्टोर ओनली न्यू वर्ड। तो यह पूरे न्यू दिल्ली स्ट्रिंग को इनपुट नहीं करवाएगा, बल्कि सिर्फ न्यू वर्ड को ही इनपुट करवाएगा। क्योंकि जैसे आपको बताया गया है कि यहाँ पे व्हाइट स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो न्यू के बाद जब हम व्हाइट स्पेस छोड़ेंगे तो उसने तभी के तभी न्यू को इस एरे में स्टोर करवा देना है और उसके बाद अपने आप नल वैल्यू को ऐड कर देना है। तो यह दिल्ली वर्ड है जो
इस कैरेक्टर एरे में, इस स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा। तो यह स्कैनफ फंक्शन की एक लिमिटेशन है कि इसका प्रयोग हम सिंगल वर्ड वाले स्ट्रिंग्स को इनपुट करवाने के लिए ही कर सकते हैं। मल्टी वर्ड इनपुट के लिए स्कैनफ फंक्शन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आइए अब गेट्स फंक्शन का प्रयोग देखते हैं। द अल्टरनेटिव वे टू रीड स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग स्पेसेस इज टू यूज द गेट्स फंक्शन। अगर हम व्हाइट स्पेस के साथ खाली जगह छोड़ते हुए किसी स्ट्रिंग को, मल्टीपल वर्ड्स को इनपुट करवाना चाहते हैं तो गेट्स फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यह एक अनफॉर्मेटेड स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन है। इसमें हम कोई फॉर्मेट कोड यूज नहीं करेंगे और ना ही स्ट्रिंग को फॉर्मेट करते हुए इनपुट करवा सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सिंटैक्स। गेट्स फंक्शन के बीच हमने उस स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखना है जिसकी वैल्यू हम यूजर से गेट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक str नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल जिसकी लेंथ 10 है क्रिएट किया। अब इस स्ट्रिंग में हमने वैल्यू को इनपुट करवाना है, मल्टीपल वर्ड्स के साथ इनपुट करवाना है, स्पेस छोड़ते ही इनपुट करवाना है। तो हम गेट्स फंक्शन को इस प्रकार यूज कर सकते हैं। गेट्स फंक्शन के पैरेंथेसिस के बीच में हमने उस स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिख दिया जिसकी वैल्यू हम यूजर से गेट करवाना चाहते हैं। तो इस केस में अगर यूजर न्यू दिल्ली स्ट्रिंग को इनपुट करवाता है तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग न्यू दिल्ली ही str वेरिएबल में स्टोर होगा, जैसे कि आपको यहां पर दिखाया गया है। तो गेट्स फंक्शन ने स्ट्रिंग वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ तब टर्मिनेट करना है जब हम स्ट्रिंग को इनपुट करवाने के बाद एंटर की प्रेस करेंगी। स्पेस छोड़ते हुए उसने नल वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू के साथ अटैच नहीं करना, जैसे कि स्कैनफ ने किया था। स्कैनफ फंक्शन स्पेस या एंटर की जो उसे स्ट्रिंग में पहले मिल जाए उसके बाद नल वैल्यू अटैच कर देता है, जबकि गेट्स फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एंटर की प्रेस करने पर ही स्ट्रिंग के साथ नल वैल्यू को अटैच करता है। तो इस तरह से मल्टीपल वर्ड्स इनपुट करवाने हैं अगर हमने, तो गेट्स फंक्शन का प्रयोग करते हुए यह काम सी के प्रोग्राम में करवा सकते हैं। तो गेट्स फंक्शन की हेल्प से हम सिंगल वर्ड भी इनपुट करवा सकते हैं और मल्टीपल वर्ड्स भी इनपुट करवा सकते हैं, परंतु इस फंक्शन में हम किसी फॉर्मेटिंग कोड %s वगैरह का प्रयोग नहीं कर सकते। जो थर्ड मेथड हमने देखा था स्ट्रिंग इनपुट करवाने के लिए गेट कैर, तो उस मेथड के लिए हमें जब स्ट्रिंग को इनपुट करवाना पड़ता है तब हमें फॉर लूप में गेट कैर फंक्शन को लगाना पड़ेगा और 1 by 1 कैरेक्टर इनपुट करवाते हुए पूरे स्ट्रिंग को लूप की सहायता से इनपुट करवाना पड़ेगा। उस मेथड को अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हमने सिंपल दो मेथड्स स्कैनफ और गेट्स फंक्शन का प्रयोग करते हुए स्ट्रिंग इनपुट के काम को कैसे करवाना है इस बारे में डिस्कशन की है। आइए अब देखते हैं स्ट्रिंग आउटपुट फंक्शंस। printf formatted output function is used to display the formatted strings on the output screen. आउटपुट स्क्रीन पर किसी स्ट्रिंग को फॉर्मेट करते हुए अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं, तब हम printf फंक्शन का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया 20 लेंथ के साथ, जहां पर str वेरिएबल में 20 कैरेक्टर्स तक का स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पर हमने एक वैल्यू इस स्ट्रिंग वेरिएबल में जो इनिशियलाइज करवाई है वह है विकास कंसल। तो यह वैल्यू str वेरिएबल में स्टोर होगी। अगर हम str वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाना चाहते हैं तब हम printf फंक्शन में %s फॉर्मेट कोड का प्रयोग करते हुए str की वैल्यू को शो करवा सकते हैं। तो यह printf स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन पे विकास कंसल वैल्यू को शो करवा देगी। परंतु अगर हम फॉर्मेटेड फॉर्म में इस वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम printf का प्रयोग इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने %s के साथ 0.5 का प्रयोग किया है। 0 का मतलब है कि जितनी फील्ड विड्थ उसे चाहिए पूरे स्ट्रिंग को उतनी वह अपने आप ले लेगा, और 0.5 का मतलब है उस स्ट्रिंग के फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स को ही हम
शो करवाना चाहते हैं। तो 0.5 क्या है, यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग का मेथड है जिसमें हमने स्ट्रिंग को फॉर्मेट करवाने के लिए एक कोड पुट किया है कि फील्ड विड्थ अपने आप एडजस्ट करे, जितनी उसे चाहिए उतनी अपने आप ले ले, इसलिए हमने यहाँ पे 0 का प्रयोग किया है। और 5 इसलिए लगाया है कि उस स्ट्रिंग के फर्स्ट 5 कैरेक्टर को ही हम शो करवाना चाहते हैं। तो इस तरह से यह फंक्शन हमें आउटपुट स्क्रीन पर सिर्फ विकास शब्द को ही शो करेगा, कंसल शब्द हमें शो नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम 3 लिख देते तब उसने पहले 3 कैरेक्टर VIK ही शो करने थे, बाकी कैरेक्टर शो नहीं करने थे। तो इसलिए हम इन फंक्शंस को फॉर्मेटेड फंक्शंस कहते हैं, क्योंकि हम स्ट्रिंग को अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट करते हुए शो करवा सकते हैं। दूसरा मेथड है स्ट्रिंग वैल्यूज को शो करवाने का, पुट्स फंक्शन। यह अनफॉर्मेटेड फंक्शन है, इसमें हम किसी स्ट्रिंग को फॉर्मेट करते हुए स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करवा सकते। तो आइए देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हमने एक str वेरिएबल, str नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया जिसमें हमने परमवीर नाम की वैल्यू को स्टोर करवाया है। यहाँ पे हमने लेंथ मेंशन नहीं की, तो जितने कैरेक्टर हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करते हुए स्ट्रिंग में मेंशन किए हैं उतनी लेंथ अपने आप इस स्ट्रिंग वेरिएबल को एलोकेट हो जाएगी। तो इस वैल्यू को शो करवाने के लिए हमने पुट्स, और जिस वेरिएबल की वैल्यू को हमने शो करवाना है वह इसके पैरेंथेसिस के बीच में, गोल ब्रैकेट के बीच में मेंशन करती। तो इसने str वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू को, परमवीर वैल्यू को मॉनिटर स्क्रीन पे शो करवा देना है। तो हमें मॉनिटर स्क्रीन पे क्या शो होगा, ओनली परमवीर। तो इस तरह से printf और puts फंक्शन का प्रयोग करते हुए हम स्ट्रिंग वैल्यूज को आउटपुट स्क्रीन पर शो करवा सकते हैं। printf फॉर्मेटेड फंक्शन है जिसकी सहायता से हम स्ट्रिंग को फॉर्मेट करते हुए आउटपुट स्क्रीन पर शो करवा सकते हैं, जबकि पुट्स अनफॉर्मेटेड फंक्शन है जिसमें हम कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। जो स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर है वह एज इट इज हम स्क्रीन पे शो करवाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेमोरी में स्टोर्ड स्ट्रिंग वैल्यूज पर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए हम कुछ फंक्शंस यूज करते हैं जिन्हें हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस कहते हैं। To use string handling function, we must include string.h header file in the program. अगर हम इन functions को, जो strings के ऊपर different types के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अगर उनको हमने अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो उसके लिए हमें इस string.h header फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की सहायता से। जैसे हम stdio.h header फाइल को #include प्री प्रोसेसर लगाकर अपने प्रोग्राम में यूज करते आए हैं, वैसे ही अब हमें एक और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव #include string.h की सहायता से इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में यूज करना पड़ेगा, ताकि इस फाइल में डिफाइन किए गए फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकें। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ कॉमन एग्जांपल्स दी हैं फंक्शंस की जो इस फाइल में डिफाइन किए गए हैं। इन फंक्शन की सहायता से हम स्ट्रिंग्स पर अलग अलग किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे पहला फंक्शन है strlen, जिसका पूरा नाम है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, इसे हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन बोलेंगे। अगला है strcpy, जिसे हम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन कहते हैं। अगला है strcmp, जिसे हम स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है strrev, स्ट्रिंग रिवर्स के लिए। strcat, स्ट्रिंग कनकैटिनेशन के लिए। strupr, स्ट्रिंग अपर। strlwr, स्ट्रिंग लोअर। तो जैसे इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यह फंक्शन स्ट्रिंग पर क्या क्या काम करेंगे। तो इन फंक्शन की सहायता से हम स्ट्रिंग्स पर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। आइए अब कुछ प्रोग्राम एग्जांपल्स की सहायता से हम इन फंक्शन का प्रयोग करना सीखते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का प्रयोग करना सीखेंगे। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग। इस फंक्शन का प्रयोग हम दिए गए स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं वह काउंट करने के लिए करते हैं। तो किसी भी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं वह काउंट करवाने के लिए हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को सी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। आइए अब एक प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमने #include string.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। हमने यहाँ पर
हैश इंक्लूड stdio.h फाइल नहीं लगाई, क्योंकि stdio.h फाइल लगाना या ना लगाना ऑप्शनल है। अगर हमने stdio.h फाइल नहीं लगाई तो कंपाइलर ने अपने आप उस फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेना है, क्योंकि वह एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए यूज होने वाली एक कॉमन फाइल है। इसलिए उस फाइल को सी के प्रोग्राम में मेंशन करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अगर हमने वह हेडर फाइल मेंशन नहीं की तो कंपाइलर ने अपने आप उस फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेना है। अगर लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखा तो अपने आप उस फाइल को इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे केवल sting.h फाइल को यूज करते हुए ही प्रोग्राम बनाए हैं। अगर आपने stdio.h फाइल को भी मेंशन करना है तो आप इससे पहले या इसके बाद अलग लाइन में हैश इंक्लूड stdio.h का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मेन फंक्शन में एक str1 नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसमें मैक्सिमम 10 वैल्यू स्टोर होंगे, जिसमें हमने सुनाम वैल्यू स्टोर करवाई है। इस स्टेटमेंट को, इस इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहेंगे? स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन, क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए ही हमने उसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू सुनाम स्टोर करवा दी। तो इस स्टेटमेंट से मेन मेमोरी में str1 को मेमोरी एलोकेट होगी और इस तरह से उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी और इस स्ट्रिंग वैल्यू के एंड में अपने आप नल वैल्यू को अटैच कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हमने स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का प्रयोग किया है, जो str1 में स्टोर वैल्यू के कैरेक्टर्स को काउंट करेगा और वह काउंटिंग करके हमें वापस करेगा, जिसे हमने लेंथ नाम के इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है। तो इस फंक्शन ने, स्ट्रिंग लेंथ ने str की वैल्यू कितनी काउंट की? 5। तो लेंथ वेरिएबल में उसने कितना स्टोर करवा दिया? 5। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, जो हमने इसको स्ट्रिंग दिया है, उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करके हमें एक नंबर रिटर्न करेगा और वह नंबर हमने लेंथ नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया ताकि हम उसको डिस्प्ले करा सकें। अगली स्टेटमेंट में हमने printf की सहायता से उस लेंथ को डिस्प्ले करवाया है। तो यहाँ पे हमने लेंथ इज में से शो करवाने के बाद लेंथ वैल्यू को %d की सहायता से शो करवाया है। %d क्यों यूज किया? क्योंकि लेंथ की डाटा टाइप क्या है? इंट। तो इंटीजर वैल्यू को शो करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? %d। तो इस तरह से जो इसकी आउटपुट आएगी वह आएगी लेंथ इज 5। तो यह एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल में एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाई, फिर स्ट्रिंग लेंथ की सहायता से स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर्ड कैरेक्टर्स को काउंट करवा के लेंथ नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाया, फिर उस लेंथ को हमने शो करवाया। आइए अब अगला फंक्शन देखते हैं, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन इज यूज्ड टू कॉपी स्ट्रिंग वैल्यू इनटू अ स्ट्रिंग वेरिएबल। तो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का प्रयोग हम किसी स्ट्रिंग वैल्यू को किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया बट उसे इनिशियलाइज नहीं करवाया। डिक्लेरेशन के बाद अगर हमने उस कैरेक्टर एरे में या स्ट्रिंग वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, तब हम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन की सहायता से उसमें वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। आइए अब एक सिंपल प्रोग्राम की सहायता से स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन की वर्किंग को देखते हैं, कैसे हम उसे यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हमने str1 नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल को सुनाम वैल्यू से इनिशियलाइज करवाया है। जब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो str1 को मेमोरी एलोकेट होगी और उसमें सुनाम वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जिसे नल वैल्यू से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फिर अगली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी, जिसमें हमने str2 नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो उसे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, बट अभी उसमें कोई भी वैल्यू हमने स्टोर नहीं करवाई। हम चाहते हैं कि इस str1 में स्टोर वैल्यू को, इस वैल्यू को हम इस वेरिएबल में कॉपी करवाना चाहते हैं या स्टोर करवाना चाहते हैं, तब हम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं।
हम चाहते हैं कि str1 में जो वैल्यू स्टोर है वह str2 में भी स्टोर हो जाए, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। जिसमें वैल्यू स्टोर करवानी है वह पहले लिखना है, और जो वैल्यू स्टोर करवानी है या जिसकी वैल्यू स्टोर करवानी है वह वेरिएबल या वैल्यू हमने कॉमा लगाकर बाद में लिखनी है, जैसा कि हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। तो जब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा तब str1 की वैल्यू str2 में कॉपी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमने आपको इस कंसेप्ट को शो करवाने की कोशिश की है। तो str1 ने अपनी वैल्यू कॉपी करवा दी किसमें, str2 में, तो str2 में भी वही वैल्यू कॉपी हो गई जो str1 में स्टोर थी। तो एक वैल्यू को किसी वेरिएबल में कॉपी करवाने के लिए हम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसी वैल्यू को भी मेंशन कर सकते हैं और किसी वेरिएबल को भी मेंशन कर सकते हैं। अगर वैल्यू मेंशन की है तो वह वैल्यू सीधी इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अगर वेरिएबल लिखा है तो इस वेरिएबल में स्टोर वैल्यू को इस वेरिएबल में कॉपी कर दिया जाएगा। तो उसके बाद हम printf की सहायता से str2 की वैल्यू को शो करवा रहे हैं। तो जब यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तब मॉनिटर स्क्रीन पे हमें यह आउटपुट आएगी str2 इज सुनाम। तो str2 में क्या स्टोर है, सुनाम, तो इसने हमें आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो करवा दिया, सुनाम। तो str की वैल्यू को printf की सहायता से %s लगाकर हमने शो करवा दिया, जो कि हमने str1 से कॉपी करवाई थी। आइए अब अगला फंक्शन देखते हैं, strrev, स्ट्रिंग रिवर्स। स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन इज यूज्ड टू रिवर्स द गिवन स्ट्रिंग वैल्यू। किसी स्ट्रिंग वैल्यू को रिवर्स करवाने के लिए हम स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन का प्रयोग करते हैं। रिवर्स करवाने का मतलब है कि जो कैरेक्टर्स आगे हैं वो पीछे चले जाएं और जो पीछे हैं वह आगे आ जाएं। आइए अब एक एग्जांपल की सहायता से इसकी वर्किंग और इसके यूज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग हेडर फाइल को इंक्लूड किया। मेन फंक्शन में हमने str1 नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया सुनाम वैल्यू से। तो जब यह लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी में str1 को मेमोरी एलोकेट होने के बाद उसमें सुनाम वैल्यू को स्टोर कर दिया जाएगा और उस वैल्यू को नल वैल्यू से टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो अगली स्टेटमेंट है जिसमें हमने स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन का प्रयोग किया है उसमें हमने str1 लिखा है, अर्थात स्ट्रिंग रिवर्स ने str1 में जो वैल्यू हमने स्टोर करवाई है उस वैल्यू को उसने रिवर्स कर देना है। आइए देखते हैं कैसे। जब यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो कैरेक्टर आगे थे वो पीछे चले गए और जो पीछे थे वो आगे आ गए। तो इस तरह हमने जो वैल्यू स्ट्रिंग रिवर्स को दी है उसने उस वैल्यू को इस तरह से रिवर्स करवा देना है। और जब हम अगली स्टेटमेंट में str1 की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे तो हमें रिवर्स वैल्यू ही manus के रूप में दिखाई देगी। तो str1 क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल है इसलिए हमने %s लगाकर str1 में स्टोर वैल्यू को यहां पर डिस्प्ले करवाया है। तो यहां पर हमें रिवर्स की हुई वैल्यू ही दिखाई देगी क्योंकि स्ट्रिंग रिवर्स ने str1 में स्टोर वैल्यू को रिवर्स करवाकर उसी में स्टोर करवा दिया है। आइए अब अगला फंक्शन देखते हैं, strcat, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन। स्ट्रिंग concat function is used to append second string at the end of first string। इस फंक्शन में हम दो स्ट्रिंग्स का प्रयोग करेंगे। जो बाद में सेकंड स्ट्रिंग यूज करेंगे उस स्ट्रिंग को इसने फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड में ऐड कर देना है। आइए अब एक प्रोग्राम एग्जांपल की सहायता से इसकी वर्किंग देखते हैं। यहां पर हमने दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाया है, एक str1 जिसमें हमने सुनाम वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया है और एक str2 स्ट्रिंग वेरिएबल जिसमें हमने सिटी वैल्यू को स्टोर करवाया है। तो जब यह स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी तो मेमोरी में str1 और str2 को इस प्रकार से मेमोरी एलोकेट होकर उनमें इस तरह से वैल्यू को स्टोर करवा दिया जाएगा। दोनों ही वैल्यूज अपने अपने स्ट्रिंग वेरिएबल्स में स्टोर हो चुकी हैं और नल वैल्यू से टर्मिनेट हो चुकी हैं। जब हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो जिस स्ट्रिंग के एंड में हमने वैल्यू
ऐड करनी है वह पहले लिखेंगे और जो वैल्यू हमने ऐड करनी है वह बाद में लिखेंगे। तो str1 की वैल्यू को str2 की वैल्यू के एंड में लिखा जाएगा। तो str1 की वैल्यू को str2 की वैल्यू में अर्थात सुनाम वैल्यू को सिटी वैल्यू के बाद ऐड किया जाएगा। अगर हम यहां पे str1 str2 लिखते तब सिटी वैल्यू को सुनाम वैल्यू के बाद में ऐड किया जाना था। तो आइए अब देखते हैं strcat फंक्शन कैसे काम करेगा। strcat फंक्शन ने str1 की वैल्यू को str2 के वैल्यू के बाद में ऐड कर देना है। तो सिटी वैल्यू के बाद इस सुनाम वैल्यू को ऐड कर दिया गया है, अपेंड कर दिया गया है strcat फंक्शन की सहायता से। तो इस तरह सेकेंड स्ट्रिंग को फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड में ऐड करने के लिए स्ट्रिंग कैट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो सिटी के एंड में सुनाम, अगर हम यहाँ पे str1 str2 लिखते तब यह सिटी वैल्यू सुनाम के एंड में यहाँ पर अटैच हो जानी थी, यहाँ पर ऐड हो जानी थी और नल वैल्यू उसके बाद आ जानी थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए हम स्ट्रिंग कैट फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इस कंकैटिनेशन के बाद str1 की वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आएगा, यह वैल्यू एज इट इज रहेगी, सुनाम का सुनाम रहेगा। सिर्फ str2 की वैल्यू में बदलाव आएगा क्योंकि हमने str2 के एंड में ही वैल्यू को जोड़ा है। अब हम str2 की वैल्यू को देखेंगे, डिस्प्ले कराएंगे तो क्या होगा देखते हैं। str2 इज सिटी सुनाम, तो यहां पर हमें str2 की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, सिटी सुनाम, जैसे कि str2 में स्टोर की हुई है। नल वैल्यू कभी भी दिखाई नहीं देती। तो इस तरह से दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए हम प्रोग्राम में स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब अगला फंक्शन देखते हैं, strupr स्ट्रिंग अपर फंक्शन। स्ट्रिंग अपर फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द गिवन स्ट्रिंग इनटू कैपिटल लेटर्स दैट इज इन अपर केस। दिए गए स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम strupr फंक्शन का प्रयोग करते हैं। आइए अब एक एग्जाम्पल प्रोग्राम की सहायता से इसकी वर्किंग समझते हैं। यहां पर सबसे पहले हमने str1 नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल को सुनाम वैल्यू से इनिशियलाइज करवाया है। जब यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो str1 को मेमोरी एलोकेट होने के बाद उसमें सुनाम वैल्यू स्टोर करवा दी जाएगी। जब अगली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, स्ट्रिंग अपर फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो इसमें दिए गए स्ट्रिंग की वैल्यू को उसने अपर केस में कन्वर्ट कर देना है। आइए देखते हैं कैसे। तो जो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी थी UNAM स्मॉल लेटर में था, उसे अब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर S पहले से ही अपर केस में था, इसलिए उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। जो लोअर केस में लेटर थे अर्थात जो स्मॉल लेटर्स थे उनको कैपिटल लेटर में अपर केस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो स्ट्रिंग अपर फंक्शन का काम क्या है, जो स्ट्रिंग इसे दिया गया है उस स्ट्रिंग की वैल्यू को उसने कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देना है। अगर कोई कैरेक्टर पहले से ही कैपिटल फॉर्म में है तब उस पर कोई भी चेंजेस नहीं की जाएगी। सिर्फ जो स्मॉल लेटर्स हैं, जो लोअर केस में हैं कैरेक्टर्स, सिर्फ उनको ही कैपिटल फॉर्म में या अपर केस में कन्वर्ट किया जाएगा। जब हम printf का प्रयोग करते हुए %s फॉर्मेट कोड को लगाते हुए str1 की वैल्यू को शो करवाएंगे तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू शो होगी वह अपर केस में इस प्रकार से शो होगी। तो इस प्रोग्राम का मकसद था स्ट्रिंग अपर फंक्शन की वर्किंग को समझना। नेक्स्ट फंक्शन स्ट्रिंग लोअर फंक्शन। स्ट्रिंग लोअर फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द गिवन स्ट्रिंग इनटू स्मॉल लेटर दैट इज इन लोअर केस। किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को लोअर केस में या स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग लोअर फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। आइए अब प्रोग्राम की सहायता से इसको समझते हैं। ये हमने यहाँ पर एक str1 नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करके उसे सुनाम वैल्यू से इनिशियलाइज करवाया है। जब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा तब मेमोरी में str1 को इस तरह से मेमोरी एलोकेट होगी और उसमें सुनाम वैल्यू को स्टोर करवा दिया जाएगा। अब यहां पर हमने सभी वैल्यूज को कैपिटल लेटर में अपर केस में लिखा है। अब स्ट्रिंग लोअर फंक्शन ने str1 में स्टोर वैल्यू को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देना है, जैसे कि आप यहां पे
देख रहे हैं। जो भी यहाँ पर कैपिटल लेटर थे वह सभी स्मॉल लेटर बन चुके हैं, लोअर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर कोई कैरेक्टर पहले से ही स्मॉल केस में है, लोअर केस में है, तब उस पर कोई भी काम नहीं होगा, वह एज इट इज रहेगा। केवल कैपिटल केस वाले लेटर्स को ही स्मॉल केस में या स्मॉल लेटर में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद हम printf की सहायता से %s फॉर्मेट कोड का यूज करते हुए str1 की वैल्यू को शो करवाएंगे, तो यह वैल्यू स्मॉल लेटर में इस तरह से शो हो। आइए अब देखते हैं अगला फंक्शन strcmp, स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन। जब हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना चाहते हैं, यह जानना चाहते हैं कि दो स्ट्रिंग सेम हैं या नहीं, तब हम स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। String compare function is used to compare two strings. It returns one of three possible values as shown below. तो string compare function का प्रयोग हम कब करते हैं? जब दो strings को compare करना है, और compare करने के बाद हमें turbo C में यह तीन possible values में से कोई एक value return करेगा। आइए कौन कौन सी values return कर सकता है यह देखते हैं। अगर पहला स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग के बराबर है तब यह हमें 0 वापस करेगा। अगर इस फंक्शन ने कंपैरिजन के बाद हमें 0 दिया तो इट मीन दोनों स्ट्रिंग सेम है, इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल strcmp abc, abc, तो यहां पर हमने strcmp को दो स्ट्रिंग वैल्यूज दी हैं, दोनों ही वैल्यूज सेम हैं, abc स्मॉल लेटर में, abc स्मॉल लेटर में। तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद इस फंक्शन ने हमें 0 रिटर्न करना है, जिसका मतलब यह होगा कि दोनों दिए गए स्ट्रिंग सेम है। दूसरा केस है इफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेस देन सेकंड स्ट्रिंग देन इट रिटर्न्स नेगेटिव वैल्यू। अगर पहला स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से छोटा है तब यह हमें नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहां पर लेस देन का मतलब क्या है? तो जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनमें जो कैरेक्टर दिए होते हैं, उन कैरेक्टर्स की अस्काई वैल्यूज को इस फंक्शन द्वारा कंपेयर किया जाता है। जहां पर उन कैरेक्टर्स के अस्काई कोड्स की वैल्यू मैच नहीं हो रही, तब वह उन कैरेक्टर्स के अस्काई कोड्स को सब्ट्रैक्ट करके हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है। वह वैल्यू 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर जैसे यहां पर दोनों ही वैल्यूज के अस्काई कोड्स सेम होंगी तो उनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कितना मिलेगा? 0। परंतु अगर इनके अस्काई कोड्स सेम नहीं हैं तो उन कैरेक्टर्स के अस्काई कोड्स को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू हमें वापस मिलेगी वह वैल्यू या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर पहले स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स का स्काई कोड दूसरे स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स के स्काई कोड से छोटा है तब हमें नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रिंग कंपेयर strcmp abc कैपिटल में, adc स्मॉल में। तो यहां पर सबसे पहले इस कैपिटल A और इस स्मॉल a के स्काई कोड को कंपेयर किया जाएगा। कैपिटल A का स्काई कोड 65 है और स्मॉल a का स्काई कोड 97 है। तो इस a का स्काई कोड इस a के स्काई कोड से छोटा है, लेस देन है, इसलिए 65 जो इसका स्काई कोड है माइनस किया जाएगा जो इसका स्काई कोड है 97। तो 65 माइनस 97 कितना आएगा? -32। तो इस तरह से हमें एक नेगेटिव वैल्यू रिटर्न होगी जो यह शो करेगी कि पहले स्ट्रिंग की वैल्यू दूसरे स्ट्रिंग की वैल्यू से छोटी है, अर्थात पहले स्ट्रिंग का स्काई कोड दूसरे स्ट्रिंग के स्काई कोड से छोटा है। इसी प्रकार अगर फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर देन सेकंड स्ट्रिंग है तब वह हमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें भी स्काई कोड को कंपेयर करेगा। अगर पहले स्ट्रिंग के कैरेक्टर का स्काई कोड दूसरे स्ट्रिंग के कैरेक्टर के स्काई कोड से बड़ा है तब हमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होगी। आइए देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल strcmp स्मॉल abc कोमा कैपिटल ABC। तो यहां पर पहले स्ट्रिंग का करैक्टर है जो A, उसका स्काई कोड 97 है और दूसरे स्ट्रिंग के पहले करैक्टर का स्काई कोड 65 है। तो इन दोनों का स्काई कोड सेम नहीं है तो उनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। 97 माइनस 65 कितना आएगा? +32। तो इस तरह इस फंक्शन ने हमें इन दोनों को कंपेयर करने के बाद कितना रिटर्न करना है? +32, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो जिसका मतलब यह होगा कि पहला स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से बड़ा है, अर्थात पहले स्ट्रिंग का स्काई कोड दूसरे स्ट्रिंग के स्काई कोड से बड़ा है। तो सिंपली हम यह भी कह सकते हैं कि अगर दो स्ट्रिंग सेम हैं तो हमें 0 वापस मिलेगा, अगर दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है तो हमें नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न की जाएगी। नॉन जीरो वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, अदर देन 0 कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से 3 में से कोई एक पॉसिबल वैल्यू हमें रिटर्न की जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग कंपैरिजन का रिजल्ट क्या है। आइए अब एक प्रोग्राम की सहायता से इस फंक्शन की वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाया है, str1 जिसमें सुनाम है, फिर str2 जिसमें फिर से सुनाम को इनिशियलाइज करवाया गया है। जब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो str1 को मेमोरी एलोकेट करके उसमें सुनाम वैल्यू को स्टोर करवा दिया जाएगा, और फिर जब अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी str2 को मेमोरी एलोकेट होगी और उसमें भी सुनाम को स्टोर करवा दिया जाएगा। उसके बाद स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन ने str1 और str2 में स्टोर की गई वैल्यूज को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेगा आइए देखते हैं। स्ट्रिंग कंपेयर, तो str1 में कितना है? सुनाम। str2 में कितना है? सुनाम। तो इन दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल में से वैल्यू को लिया गया और स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन ने इनके स्काई कोड्स को कंपेयर किया। दोनों के स्काई कोड सेम है तो उनका डिफरेंस कितना आएगा? जब स्काई कोड सेम है तो उनका डिफरेंस 0 आएगा। तो इस तरह से स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन ने हमें 0 वापस दिया। तो यहां पर इस कंपैरिजन का रिजल्ट हमें क्या मिला? 0। और यह किसके बराबर आ रहा है? 0 के। तो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन ने हमें इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करके क्या रिटर्न किया? 0, जो कि 0 के बराबर आ रहा है और जिससे यह सारी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इफ स्टेटमेंट को अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू मिलता है तो उसने इफ के बाद वाली इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है और मॉनिटर स्क्रीन पर हमें मैसेज शो करवा देना है स्ट्रिंग्स आर सेम। और उसके बाद इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद वह इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर यह वैल्यू सेम ना होती तो इसने 0 की बजाय नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करनी थी, जो कि 0 के बराबर नहीं होनी थी। तो यह कंडीशन क्या बन जाती? फॉल्स। अगर यह कंडीशन फॉल्स होती तो कंट्रोल कहां पे ट्रांसफर होता है? एल्स पे। और जहां पे लिखी स्टेटमेंट स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम हमें आउटपुट के तौर पर शो होनी थी। तो ये था स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन, जो दो वैल्यूज को कंपेयर करने के बाद हमें 0 या नॉन जीरो रिटर्न करता है। उसके अकॉर्डिंग हमने उसे एक कंडीशन में लगाकर चेक करवाया कि दोनों स्ट्रिंग सेम हैं या नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने मैसेज को डिस्प्ले करवा दिया। ये था हमारा आज का टॉपिक। जल्दी ही मिलेंगे अगले लेक्चर फंक्शंस के साथ। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी और यूजफुल लगती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आपको हमारी यह वीडियोस कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।